Okay, while studying about velocity of propagation of sound in air, हम पहले भी बता चुके हैं what is sound. Sound is a longitudinal wave in air, and the velocity of a longitudinal wave in air is given by root over b by rho. b क्या होता है? bulk modulus of rigidity, जिसका वैल्यू होता है माइनस वी डी पी बाई डी वी। और जब न्यूटन इसके बारे में कुछ कहने लगे तो उनको लगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी स्लो है, और इतना स्लो है कि जब वो किसी मीडियम में जाता है ड्यू टू कंप्रेशन रेरिफेक्शन जो हीट जनरेट होता है वो हीट सिस्टम से बाहर भागने के लिए सफिशिएंट समय पाता है बिफोर द साउंड वेव गोज। मतलब जब साउंड वेव जाता है सिस्टम का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, हीट तो जनरेट होता है लेकिन वो हीट आसानी से बाहर भाग जाता है। तो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स constant and the process is an isothermal process. For isothermal process we have calculated the value of B as P. Previous case में लास्ट क्लास में तो हम लोग किए थे। Value of B क्या था? B was minus V dP by dV and it was equal to P. नहीं? So as per Newton's formula, the velocity of sound is root over of P by rho, जो कि गड़बड़ था। अगर निकाला जाए तो वैल्यू निकलता था 280 मीटर पर सेकेंड। Actually, the velocity of sound is close to 330. So the correction was made by which scientist? Laplace. वो क्या बोले? साउंड का वेलोसिटी उतना भी कम नहीं है भैया, काफी जोर से जाता है, और इतना जोर से जाता है कि when a wave pulse is going due to compression and rarefaction, जो हीट जनरेट होता है उसको बाहर भागने के लिए मौका ही नहीं मिलता है, उससे पहले साउंड उसके अंदर से चले जाता है। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें ड्यूरिंग the process there is no heat transaction between system and surrounding, उसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो लाप्लास बोले कि हाँ ये जो साउंड का प्रोपागेशन है ये कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है? बोले कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि एनी फास्ट प्रोसेस इज कंसीडर्ड एन एडियाबैटिक प्रोसेस। और न्यूटन लाप्लास बोले कि साउंड का वेलोसिटी काफी फास्ट है, क्योंकि 330 मीटर पर सेकेंड कुछ कम नहीं होता है। 330 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो तो क्या करना पड़ेगा? 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18/5 करो तो थोड़ा इमेजिन करने के लिए गाड़ी के स्पीड के साथ 330/5 क्या हो जाएगा? 66। 66 इंटू 18 नियर अबाउट कितना हो गया रे? हाँ 1000, हाँ 20 हो गया, 1000 अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर। कम होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? तो बोलिए नहीं, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो बहुत ही फास्ट है, इतना फास्ट है कि हम ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड देयर इज नो हीट ट्रांजैक्शन एंड द प्रोसेस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या देखे? हम लोग पहले निकाले पीवी टू द पावर गामा इज ए कांस्टेंट, वहां से डीपी बाई डीवी निकाले माइनस गामा पी बाई वी, और बी का वैल्यू होता है माइनस वी डीपी बाई डीवी। यहाँ पर डीपी बाई डीवी का वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये चीज गड़बड़ हो गया, यहाँ ये चीज में यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया था प्रीवियस क्लास। ये क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। चल प्लस हो गया तो b का वैल्यू क्या हो गया? गामा p, और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो गया? रूट ओवर ऑफ गामा p बाई रो, जिससे हमें पता चला कि वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, चलिए आज की क्लास को इससे आगे बढ़ाते हैं। जो जो चीजें हम लोग देखे उसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। हम लोग देखे कि वेलोसिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन ए सॉलिड इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ y बाय रो इन सॉलिड। और किसी एक लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में हम कहेंगे इट इज रूट ओवर ऑफ b बाय रो, और y का वैल्यू क्या था? इट वाज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चलो ठीक है, ये यंग्स मॉडुलस था। b का वैल्यू क्या था? बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और हम देखिए इन गैसेस बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, ये क्या निकल के आया था? रूट ओवर ऑफ p बाय रो, जो कि गलत था, लेकिन सीखना पड़ता है गलत क्या है ना। और अश्यूमिंग कौन सा प्रोसेस है? ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड इट वाज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ गामा p बाय रो इन गैसेस बाय लाप्लास करेक्टेड फॉर्मूला। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं।
अब आगे बढ़ेंगे, लिखना चाहते हैं कि हाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सारी चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, साउंड का वेलोसिटी टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। कोई एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं और ये फॉर्मूला बड़े काम का है। साउंड का वेलोसिटी के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता है तो इस फॉर्मूला को लेके आता है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये फॉर्मूला का डिराइवेशन को भी देख लेना और जो कंक्लूजन निकलेगा उसको भी बढ़िया से याद रख लेना। हमें मालूम है कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड करेक्टली रिटन इज गामा टी बाई रो। अगर कोई आपको पूछेगा बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये नहीं पूछेगा कि भाई लाप्लास करेक्टेड फॉर्मूला और न्यूटन फॉर्मूला, क्या बोलोगे? जो सही है वही बोलोगे। क्या बोलोगे? गामा पी बाई रो। अच्छा, हमें ये भी मालूम है कि जो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है दैट गिव्स यू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ध्यान रहे कि ये जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में टी क्या है? टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये याद रखना, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, पी इज द प्रेशर और भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एन मोल्स। नहीं, ये एन मोल का वॉल्यूम है। अच्छा, मैं P को थोड़ा यहां से भगाना चाहता हूं। कैन आई राइट लाइक दिस? P इज इक्वल टू RT बाय V बाय N। ये N ऊपर था, नीचे ले आया। समझ में आया क्या? NRT बाई V होना चाहिए, मैं RT बाई V बाई N लिख दिया। V बाई N क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। हुआ कि नहीं हुआ? चलो, मुझे तो चाहिए P बाई रो ना, तो चलो P बाई रो का वैल्यू निकालते हैं। इट इज RT बाय रो V बाई N। V बाई N क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इंटू डेंसिटी इज मास ऑफ 1 मोल। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इंटू डेंसिटी गिव्स यू मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं? सो दिस कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू RT बाय M। M क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट। अगर P बाई रो का ये जो वैल्यू हम लोग निकाले यहाँ पर, इसको लेके यहाँ पे डाल देते हैं तो थिंग्स कमिंग आउट टू बी रूट ओवर ऑफ गामा P बाई रो की जगह लिखेंगे RT बाई M। सो इट इज गामा RT बाई M। You are getting a new formula for velocity of sound. What is that? V is equal to root over of gamma RT by M, जिसमें आपको याद रखना है कि T क्या है? Absolute temperature। अगर मैं पूछूंगा what is the velocity of sound in hydrogen at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या आप T का वैल्यू बता सकते हो? 27 प्लस 273। R का वैल्यू तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन है। मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का आपको मालूम है। और गामा इज डायटोमिक गैस, तो गामा इज 7/5 और 1.4। सो वैल्यू मिल गया। तो कोई भी गैस में अगर आपको कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी, यू कैन फाइंड आउट। क्या बात समझ में आया? ठीक है ना? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। नाउ लेट अस सी डिपेंडेंस ऑन ह्यूमिडिटी। अब जब ह्यूमिडिटी होता है तो क्या होता है कि एयर में मॉइस्चर कंटेंट्स आ जाते हैं। मॉइस्चर कंटेंट आ जाने से डेंसिटी बदल जाता है। जब एयर में मॉइस्चर कंटेंट आ जाएंगे, एयर का डेंसिटी बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? तो थोड़ा सोचो और बताओ, ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा होगा कि मॉइस्ट एयर का डेंसिटी ज्यादा होगा? ये सबको लगता है भाई, कोई नई चीज नहीं है। क्या आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा है कि मॉइस्ट एयर का डेंसिटी ज्यादा है? आवाज तो नहीं आ रहा है। मॉइस्ट एयर सबको लग रहा है क्योंकि पानी भरा हुआ है। लेकिन सोचो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये बार बार एंट्रेंस में पूछा जाता है। इवन IIT JEE में भी आ चुका है। थोड़ा समझते हैं। अगर हमारे पास कुछ ड्राई एयर है, सॉरी, हमारे पास इतना वॉल्यूम का ड्राई एयर है और उतनी ही वॉल्यूम का मॉइस्ट एयर है। ड्राई एयर में है क्या? इट इज मोस्टली कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट है 28, ऑक्सीजन का 32। व्हेन यू टॉक अबाउट मॉइस्ट एयर, तो इसमें नाइट्रोजन तो है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन कुछ वाटर पार्टिकल्स में। You know the molecular weight of nitrogen is 28, that of this is 32, and water का कितना है 18। तो एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर का मोलिकुलर वेट उनसे कम है। तो सोचो तो ये कुछ वजनदार चीज भरे हुए थे एक डिब्बे में डी वॉल्यूम का, इसमें सेम डिब्बे में से कुछ वजनदार चीज निकाल दिए, कौन कितना निकाले मालूम नहीं, कुछ हल्का फुल्का चीज भर दिए। अब ये जो वॉल्यूम जो है ये भी वॉल्यूम हुई है, किसका मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, किसका मास ज्यादा होगा, जिसमें वजनदार चीजें भरे हुए। आर यू गेटिंग? जिसमें वजनदार चीजें हैं उसका मास ज्यादा होना ही होना। थोड़ा दूसरे तरीके से इमेजिन करो, शायद आपको समझने में आसान हो। सपोज हमारे पास दो डिब्बे हैं, दोनों डिब्बे का साइज बराबर है। एक डिब्बा में क्या रखा है, डॉट्स रखे हुए हैं। क्या क्या डॉट्स रखा है, कुछ आयरन डस्ट रखा है, कुछ कॉपर डस्ट रखा है। कितना कितना रखा है मालूम नहीं, लेकिन कुछ डस्ट रखा है। दूसरे में भी आयरन डस्ट है, कुछ कॉपर डस्ट है और कुछ सॉ डस्ट है। सॉ डस्ट समझते ना, लकड़ी के टुकड़े, हाँ, सॉ मिल में निकलता लकड़ी के टुकड़े। इसमें भी आयरन डस्ट है, कॉपर डस्ट है, सॉ डस्ट है। इसमें सिर्फ आयरन डस्ट है, कॉपर डस्ट है। कौन सा डिब्बे का वजन ज्यादा लगेगा आपको? दोनों भरे हुए हैं, जिसमें सिर्फ आयरन कॉपर है वो वाला, कि जिसमें आयरन कॉपर सॉ डस्ट है वो वाला? कौन वाला ज्यादा वजनदार लगेगा आपको? पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला, क्योंकि पहले वाले जो वजनदार चीज इसमें भरे हुए हैं, इसमें वजनदार चीज तो है, कुछ हल्के फुल्के चीज भी है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। तो देख के नहीं लग रहा है कि ये पहला वाला का मास ज्यादा होगा और दूसरे वाले का मास कम होगा? एग्जैक्टली सेम वे, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी, दोनों बराबर वॉल्यूम है, इसका मास ज्यादा है तो इसका डेंसिटी ज्यादा है। समझ में आया क्या? इसका ओवरऑल डेंसिटी इज मोर, इसका ओवरऑल डेंसिटी इज लेस। क्योंकि आप अनायास गलत चीज बोल रहे थे, तो इसको थोड़ा सोचो और समझो कि समझ में आया कि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। समझ में आया क्या? अब कहते हैं ना वो समंदर में लो प्रेशर बना है। लो प्रेशर होता है मतलब क्या होता है? लो प्रेशर होता है मतलब धूम गर्मी हुआ, इतना गर्मी हुआ कि मॉइस्चर ज्यादा हो गया, मॉइस्चर ज्यादा हो गया, बहुत ऊपर तक हो गया, तो मॉइस्चर का डेंसिटी कम है, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, लो प्रेशर हो गया। जैसे लो प्रेशर हो गया, चारों तरफ से हवा भागने लगा उसके तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागने लगा, सो देयर इज ए विंड। बिकॉज ऑफ विंड वेलोसिटी, यू विल सी वेलोसिटी ऑफ एयर बढ़ेगा, बाय बर्नौलीज थ्योरम उसका प्रेशर घटेगा, और टेम्परेचर भी वो एक्सपांड करेगा और टेम्परेचर भी घटेगा। टेम्परेचर घटता है तो बारिश होता है। किधर लो प्रेशर हुआ, हवा उधर की तरफ भागने लगा और पता चला कि क्या हो रहा है, कि बारिश हो रहा है। लो प्रेशर होने का मैजिक समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है? तो पता चला कि ड्राई एयर इज डेंसर देन मॉइस्ट एयर। अगर आपको बढ़िया से समझ में आया तो थोड़ा सोच के मेरे को बताओ, ड्राई हीलियम का डेंसिटी ज्यादा होगा कि मॉइस्ट हीलियम का डेंसिटी ज्यादा होगा? ड्राई हीलियम मतलब ओनली हीलियम, मॉलिक्यूलर वेट क्या है 4। मॉइस्ट हीलियम मतलब उसमें कुछ मॉलिक्यूलर वेट रहेगा 4 वाला, कुछ रहेगा 18 वाला, तो वजन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे मॉइस्ट हीलियम का डेंसिटी विल बी मोर। क्या चीजें समझ में आ रहा है खोपड़ी में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? मैं जो दोनों क्वेश्चन पूछा, दोनों क्वेश्चन IIT JEE में आ चुका है। ड्राई एयर का डेंसिटी ज्यादा है कि मॉइस्ट एयर का? ड्राई हीलियम का डेंसिटी ज्यादा है कि मॉइस्ट हीलियम का? मॉइस्ट हीलियम का होने से क्या हो जाएगा, क्योंकि हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट लो है, मॉइस्चर आ गया तो इसका बढ़ गया, नहीं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोग अभी कुछ लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? ये था ड्राई, ये था मॉइस्ट एयर, और इसके बारे में क्या लिखना है? लिखेंगे with increase in humidity the density of air decreases। सबको लगता है पानी आ गया डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, नहीं रे भैया, ये मॉइस्चर फॉर्म में है ना,
और हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट ओवर ऑफ गामा p बाई रो। अगर डेंसिटी घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? डेंसिटी घट गया, when the density decreases the velocity increases. So velocity of sound increases. समझ में आया क्या? अच्छा, नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन प्रेशर। अभी हम देखें कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट ओवर ऑफ गामा p बाई रो। तो फॉर्मूला देख के लगता है कि प्रेशर को बढ़ाओ तो वेलोसिटी बढ़ेगा, सिंपल सी चीज है। नहीं, ये एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना चाहिए। किसी गैस का अगर प्रेशर को बढ़ा देंगे, क्या उसका वॉल्यूम नहीं घटेगा? वॉल्यूम घटेगा। अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? मास तो वही रहा, वॉल्यूम घट गया तो डेंसिटी बढ़ गया। मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डेंसिटी भी ऑलमोस्ट उतना ही बढ़ जाएगा। प्रेशर डबल कर दो तो देखोगे ऑलमोस्ट डबल हो गया डेंसिटी। दैट मींस प्रेशर को बढ़ाने से p बाई रो नहीं बदलता है, p बदला बट रो भी उतने ही बदल गया ताकि p बाई रो रिमेन्स सेम। तो ध्यान रहे, बाय चेंजिंग प्रेशर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नॉट मच अफेक्टेड। जो भी देखने से बोलेंगे प्रेशर डबल कर दो तो वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं, वेलोसिटी विल नॉट बी अफेक्टेड। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? बाय चेंजिंग प्रेशर the density proportionately increases. So proportionately increases नहीं लिखेंगे, changes, changing लिखें, और by increasing pressure लिखो तो increases लिखेंगे, ठीक है? By increasing pressure proportionately increases. So velocity of sound is not much affected by variation of pressure. समझ में आया क्या? है ना? है इंटरेस्टिंग चीजें, जो चीजें देख के कॉमनली कोई मिस्टेक कर सकता है, वहां पर खुलासा हो रहा है कि देखो p और रो के ऊपर डिपेंड तो करता है। रो बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा। रो क्यों बदलता है? बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के चलते बदलेगा तो वेलोसिटी अफेक्टेड होगा। लेकिन प्रेशर को बदलोगे तो प्रेशर को डबल करोगे तो रो भी ऑलमोस्ट डबल ही हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ साउंड में ज्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा। समझ में आया? लास्टली देखेंगे डिपेंडेंस ऑन RMS वेलोसिटी ऑफ गैस। आप जानते हो कि एट एनी टेम्परेचर T the root mean square velocity of gas molecules is given by root over of 3RT by m। आप इसको पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज रूट ओवर ऑफ 3RT by m ऐसे होता है। समझ में आया? और हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट ओवर ऑफ गामा RT by m। दोनों को जोड़ के हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट ओवर ऑफ गामा बाई 3 इंटू VMS। और किसी एक टेम्परेचर में गैस मॉलिक्यूल का RMS वेलोसिटी आपको दिया गया है और किस टाइप के गैस है वो मालूम है, मतलब गामा मालूम है, तो आप वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हो। समझ में आया क्या? सो दिस वे वी कुड कंक्लूड मेनी फॉर्मूले रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा? द डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। और दो इंपॉर्टेंट डिराइवेशन, न्यूटन्स लॉ क्या समझता था साउंड के बारे में, न्यूटन्स फॉर्मूला, और लाप्लास करेक्टेड फॉर्मूला में क्या असम्पशन लिया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है।
चलिए सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? क्या आप बता सकते हो? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर इट? हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट ओवर ऑफ गामा आर टी बाई एम। क्या आप मुझे बता सकते हो गामा फॉर ऑक्सीजन क्या होगा? डायटोमिक है, 7/5 है, सो यू से इट इज 7/5। और आर तो आपको क्या लिखना है? 2 कैलोरी पर मोल केल्विन है। और हमें इसको अगर वेलोसिटी निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो हम इसको लिखेंगे 8.2 लिखते हैं। हम तो 8 लिखते हैं, आपको लिखना है, लिखो जूल्स पर मोल केल्विन। समझ में? 8.02 ऐसे करके लोग लिखते हैं, आप लिखो इसको 8 चलेगा, क्योंकि आर का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन लेते हैं। फिजिक्स वाले थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं, चलता है। जैसे जी का वैल्यू 9.8 है, कौन लिखता है ना, हम लोग तो हर जगह 10 ही लिखते हैं, नहीं? हाँ, हम लोग तो चलता है वही कंप्रोमाइज थोड़ा। केमिस्ट्री में मैं पढ़ रहा था, उसके आगे वैल्यू लगता है। हाँ, वैल्यू लगता है, तो 8.20 ऐसे करके। 8.303। हाँ चलो, 2030 में क्या फर्क पड़ता है? और वो आर कैलोरी में 1.987। वाह, देखो केमिस्ट्री वाले बहुत एक्यूरेटली लेते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, केमिस्ट बनते हैं। मेडिसिन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, डोज ज्यादा इधर उधर हो जाएगा, खत्म कहानी पेशेंट का। हम लोग तो फिजिक्स है, किसी का वजन देखना है, 65 केजी है कि 65 केजी 500 ग्राम की 100 ग्राम में क्या फर्क पड़ता है? मैंने हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स वालों को ये सब अलाउड है। तो ये 8 जूल्स पर मोल केल्विन। और क्या आप मॉलिक्यूलर वेट भी बता सकते हो ऑक्सीजन के लिए? 32 है, नहीं, ये ग्राम है। 32 1 मोल का 32 ग्राम। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग सारे को मीटर पर सेकंड में लाना पड़ चाहते हैं, तो लिखेंगे 32 इंटू 10⁻³ kg। आ गया? ये MKS में, ये MKS में, और बस T का वैल्यू कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एब्सोल्यूट में लिखो तो शायद आप स्मार्ट हो, मैं सीधा सीधा लिख दूंगा 300 केल्विन। डाल दो सबका वैल्यू। इट इज 7 इंटू 8 इंटू 300 बाई 5 इंटू कितना है? 32 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास समय की कमी है, आप लोग कर लोगे। रूट ओवर 100 5/10⁻³ नीचे 10⁻³ था, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा ना गधा। एक ही बात है, नीचे ऊपर क्या बात है? हाँ, एक ही बात है। चलो, जो भी हुआ आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में। आप इसको कर सकते हो। मैं ये सब मैथमेटिक्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता हूँ, मेरा कीमती ब्रेन को ये कैलकुलेशन में खर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड in hydrogen at 27 degree centigrade is 250 meter per second. What will be velocity of sound in hydrogen at 227 degree centigrade? कर सकते हो 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पहले हम कहेंगे T1 क्या था भैया? 27 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 300 केल्विन। T2 क्या था? 227 इज इक्वल टू 500 केल्विन। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी इन द सेकेंड केस by velocity in the first case is proportional to
temperature T2 by T1 because rest of the things are constant. Root over of gamma r T by m. Gamma and m are same. Both are hydrogen. Both the case it is hydrogen only. नहीं ये T2 by T1 और वैल्यू कितना हो गया ये 500 by 300 का root over. So V2 is 250 into root over of 5 by 3 मीटर पर सेकेंड. मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ब्रेन कीमती है. खर्चा क्यों करूं बेकार, है नहीं? हाँ ठीक. अगला क्वेश्चन. वेलोसिटी ऑफ साउंड in hydrogen at certain temperature is 250 meter per second. Find velocity of sound in oxygen at same temperature. क्या कोई मुझे बता देगा इसका आंसर? हाइड्रोजन में दिया है, ऑक्सीजन में पूछा है, और फॉर्मूला आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रूट ओवर ऑफ गामा आर टी बाई एम. दोनों की केस में क्या अंतर आएगा? टेम्परेचर तो सेम है, आर भी सेम है. क्या गामा दोनों के लिए अलग अलग है कि सेम है? सेम है. तो न्यूमरेटर गया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट. नहीं तो आप कहोगे velocity in oxygen by velocity in hydrogen is equal to molecular weight of hydrogen by molecular weight of oxygen का रूट ओवर. हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना है? 2. ऑक्सीजन का 32 हो गया 1/16. रूट ओवर इज 1/4. so it is coming out to be 1/4. now velocity in oxygen will be is equal to 250 by 4. गलत हो गया क्या? सही हुआ कि गलत हुआ? सही. काफी कम आ गया क्योंकि मैं आर्बिट्रेरी वैल्यू दिया था. थोड़ा बच्चों को खुश करने के लिए मैं इसको 400 मीटर पर सेकंड कर देता हूँ. कोई बोलेगा इतना कम वेलोसिटी में तो कछुआ चलता है, साउंड कैसे चलेगा? चलो ये 400 है तो ठीक है. अब इसको 400 करो. हमको क्या, अपनी हाथ में घोड़ा है, अपनी हाथ में चाबुक है. जब चाहे मारो, जब चाहे भगा. 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आया समझ में? हाँ अच्छा. अगला क्वेश्चन. इफ हाँ जस्ट थोड़ा सा केस बदल देते हैं. एक जैसा कितना करेंगे? चलो मानते हैं कि ए और बी दो आदमी हैं. ए यहाँ पर है, बी यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में मान लो कि डिस्टेंस दिया है 500 मीटर. Here when A blows a horn, B hears it after 1.5 सेकेंड. ए ने हॉर्न बजाया, बी को सुनाई दिया 1.5 सेकेंड के बाद. क्या बी बह रहा है? नहीं, थोड़ा लेट में सुनाई दिया हॉर्न बजाने का 1.5 सेकेंड के बाद. अच्छा, when B blows a horn, B blows a horn. A hears it after 1 सेकेंड. ऐसा कैसा हो सकता है? बी ने हॉर्न बजाया, ए को 1 सेकेंड बाद सुनाई दिया. ए ने हॉर्न बजाया, बी को 1.5 सेकेंड के बाद सुनाई दिया, है ना? फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड. अरे खतरनाक क्वेश्चन है भाई. ऐसा कैसा हो सकता है?
ठीक है। ए हॉर्न बजाता है तो बी को सुनाई देता है 1.5 सेकंड के बाद, बी हॉर्न बजाता है तो ए को। अच्छा बताओ, एक लड़का को अपनी कोचिंग सेंटर से घर जाने के लिए समय लगता है, जाने के लिए समय लगता है 80 मिनट्स, और घर से कोचिंग सेंटर आने के लिए समय लगता है 1 घंटा 20 मिनट। तो उस रास्ता कैसा है, घर से कोचिंग सेंटर की तरफ डाउन है कि कोचिंग सेंटर से घर की तरफ डाउन है? सोच रहे हैं? कोचिंग से घर की तरफ डाउन है, मतलब कोचिंग से घर की तरफ जाएगा तो 1 घंटा 20 मिनट में जाएगा। घर से कोचिंग सेंटर आ रहा है तो लग रहा है, नहीं ये आने के लिए लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट, जाने के लिए 80 मिनट, मतलब इधर को डाउन होगा, इसलिए जल्दी चले जा रहा है। अरे माय डियर, 1 घंटा 20 मिनट और 80 मिनट बराबर होता है कि नहीं होता है? हे भगवान, कहाँ है? मेरे को उठा ले। नहीं मेरे को मत उठा यार, तो अभी जमीन तो फट जाए, इभी टूटेगा तो मेरा अपना घर है। कुछ भी नहीं बोल सकते, तोड़ भी नहीं सकते इसको मार के। किधर को डाउन है? ए से बी और बी टू ए। अरे 80 मिनट्स और 1 और 20 मिनट्स बराबर है कि नहीं? हाँ अच्छा, लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है। ए से बी जाने के लिए लग रहा है 1.5 सेकंड, बी टू ए जाने के लिए टाइम लग रहा है 1 सेकंड। ऐसा कब होता है? पहले सोचो कि जो साउंड है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ये मैकेनिकल वेव है। एयर मीडियम की कंप्रेशन एंड रेडिफेक्शन से जा रहा है। मान लो मैं कुछ आवाज बनाया अभी, हु, तो एक साउंड गया, ऐसे गया, अभी भागने गया। साथ साथ में अगर पीछे से फूंक मार दिया तो जो एयर के अंदर से वो जा रहा था वो एयर को भगा के ले गया कि नहीं? हो गया, वेलोसिटी बढ़ गया कि नहीं? वो खुद ही जा रहा था एयर में और एयर को मैंने फूंक मार दिया तो एयर भी जोर से भाग गया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब देखो तो ए से बी आने के लिए साउंड को कम समय लगा है, बी से ए आने के लिए कम समय लगा है, ए टू बी जाने के लिए ज्यादा समय लगा है। मतलब ये तो गड़बड़ होगा, कुछ हवा चल रहा होगा। क्या आप गेस करके बता सकते हो हवा कैसे चल रहा होगा? ए टू बी और बी टू ए, सोच के बताओ, किधर को हवा चलेगा तो साउंड जल्दी भाग जाएगा? ए टू बी अगर चलता तो साउंड जल्दी भाग जाता, लेकिन ये तो जाने के लिए 1.5 सेकंड लगता है, बी टू ए आने के लिए 1 सेकंड, मतलब हवा चल रहा था बी टू ए, इसलिए कुछ ऐसा हुआ। लेकिन पूछा है बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? चलो सोचते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर इन दिस सिचुएशन there must be wind blowing from B to A, इसलिए B to A साउंड जल्दी पहुंच जाता है, नहीं है कि नहीं? अच्छा, B to A मोशन को सोचिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा? उसका जो अपना वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। विंड ऐसे आ रहा है, साउंड भी आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ गया ना, v प्लस वी डब्ल्यू हो गया, क्योंकि एक मैकेनिकल वेव है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और इस वेलोसिटी में 1 सेकेंड में वो कितना दूर गया है? 500 मीटर्स। जब हम ए टू बी की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो गया? साउंड भाग रहा है, हवा उल्टा चल रहा है भैया, तो ये क्या हो जाएगा? that into 1.5 is equal to same 500 मीटर। क्या हम सॉल्व करके वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं? v plus vw is 500, v minus vw is 3/2 है ना, it is 1000/3। सॉल्व करके हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड। यस, निकाल सकते हैं। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ विंड बताओ, वो भी बता सकते हैं। सो फ्रॉम दिस डाटा भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। क्यों? हमारा ब्रेन क्या बोला? सस्ता है, कीमती है। छोटे से मोटे चीजों के लिए हम अपना दिमाग क्यों खराब करें? तुम लोग इसको कर सकते हो ना। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यस सर, हम ए टू बी जाने का वेलोसिटी निकाल के और बी टू ए जाने का वेलोसिटी निकालने के बाद दोनों को सम करके एवरेज निकालने से नहीं होगा? हाँ, उसको एवरेज नहीं कहते बेटा,
उसको एवरेज नहीं कहते हैं। ये तो दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल समथिंग, x माइनस वाई समथिंग, x का वैल्यू निकालना है। क्या बड़ी चीज है, बच्चे को आता है, क्लास 3 से 4 में जो लोग जाते हैं उनको आता है। यू कैन आस्क जूनियर स्टूडेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A boy drops stones in a pond at a rate, क्या बोल रहा है, अबू है? A boy drops stones in a pond at a rate 20 stones per minute. The distance between two consecutive crests was found to be 3 meter. ठीक है, found to be 3 meter if he drops stones at a rate 30 stones per minute. What will be distance between two consecutive crests? तो एक लड़का जिसका एकदम फिजिक्स नहीं हो रहा है, कहीं अच्छी जगह कुछ नहीं जा रहा है, उसका एग्जाम आ गया तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके पॉन्ड के किनारे बैठा है और पत्थर डाल रहा है। तुम लोग कभी ऐसे किए हो? नहीं किए होगे, क्योंकि तुम लोग अच्छी जगह आ रहे हो, है कि नहीं? हाँ अंकित, क्या है? नहीं, क्योंकि अच्छी जगह है। जो लोग अच्छी जगह नहीं जाते ऐसे करते। तो पत्थर वो डाल रहा है, कैसे डाल रहा है? 20 स्टोन्स पर मिनट। तो जैसे पत्थर डालेगा पानी में तरंग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप देखोगे पानी में ऐसे क्रेस्ट ट्रॉ ऐसे होके जा रहा है। इसको क्रेस्ट कहते हैं, यू नो, द पिक पॉन्ड। ये दो क्रेस्ट के बीच बहुत सारे रिंग जा रहे होंगे। पानी पत्थर गिरा, एक पत्थर गिरा टुपुक तो एक रिंग जाता है कि नहीं, तो दूसरा डालो दूसरा जाता है। तो पता चला दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? दिया है 3 मीटर। कब? जब वो हर मिनट में 20 स्टोन डालता है। अगर हर मिनट में 30 स्टोन डालेगा तो क्रेस्ट क्या होगा? अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में? वेवलेंथ। मतलब पहला केस में वेवलेंथ था 3 मीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आना चाहिए। ये जो 3 मीटर निकला, इट इज नथिंग बट दी वेवलेंथ। अच्छा ये बात है, तो फिर काम आसान हो गया हमारा। चलिए सोचते हैं। In the first case, you say, we'll go to the other page. First case में दिया है कि wavelength is 3 meter and what is the frequency of the wave? सर वो तो दिया नहीं है, लेकिन पहले याद करो कि frequency का मतलब क्या था? What was the definition? Number of waves produced per second. ये 20 स्टोन गिरा रहा है 1 मिनट में। Are you getting? 20 स्टोन 1 मिनट में। That means 20 वेव बना रहा है 1 मिनट में। नहीं तो बताओ कि what is the frequency? How many waves are produced per second? तो you will say 60 सेकेंड में बना रहा है 20 वेव। सॉरी उल्टा लिख दिया मैं। 20 वेव्स बना रहा है 60 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगा? 20/60। इट इज 1/3 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हो गया 1/3 हर्ट्ज। क्या ये बात समझ में आया? है ना? सेकेंड केस में आप पूछा है कि लैम्ब्डा क्या होगा जब फ्रीक्वेंसी कितना है? 30 पत्थर गिरा रहा है पर सेकेंड, तो 30/60 इट इज 1/2 हर्ट्ज। नहीं? अच्छा ये बताओ कि दोनों में से कौन सा केस में वेव जोर से भागेगा? पहला केस में कि दूसरे केस में? देखा, भूल गया? अरे भाई, वेव का वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ वेव एंड नेचर ऑफ द मीडियम।
टाइप ऑफ वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, और मीडियम के ऊपर, मीडियम तो वही रहा, और जो वेव बन रहा था टाइप ऑफ वेव भी तो वही रहा। क्या वेलोसिटी ऑफ वेव में कोई अंतर आएगा? नहीं। जब मैं चिल्लाता हूं या फिर कोई लड़की चिल्लाती है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, बट वेलोसिटी इज सेम। समझ में आया क्या? दोनों ही केस में वेलोसिटी ऑफ द वेव विल रिमेन सेम। क्या लिखेंगे? यस यस यस, यू आर वेरी करेक्ट। एज मीडियम is same, the velocity of wave is same in both case। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है भाई? आप F1 लैम्डा 1 को या F2 लैम्डा 2 को, बात एक ही हुआ कि नहीं हुआ? देखो युवराज को पकड़ में आ गया। अब F1 दिया है, लैम्डा 1 दिया है, F2 दिया है, लैम्डा 2 नहीं निकल जाएगा क्या? इसको आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 F1 F2 बोलो, लैम्डा 2 आ जाएगा 2 मीटर। कौन सा केस में वो वेव किनारे तक पहले पहुंचेगा? पहला केस में कि दूसरे केस में? कौन सा केस में? पहला केस में कि दूसरे केस में? फिर दोनों केस में वेलोसिटी बराबर है ना, तो किनारे तक जाने के लिए बराबर टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? मस्ट रिमेंबर द वेलोसिटी ऑफ द वेव रिमेन सेम। समझ में आया? अच्छा, अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर इन समर देन इन विंटर। गिव 2 रीजन्स। 2 रीजन बताओ। समर में वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है, विंटर में वेलोसिटी ऑफ साउंड कम है, बताओ रीजन। हम वेलोसिटी ऑफ साउंड के 2 फॉर्मूले जानते हैं। एक तो हुआ रूट ओवर ऑफ गामा आर टी बाई एम। समर में टेम्परेचर ज्यादा है तो वेलोसिटी तो ज्यादा होना ही है कि नहीं? अच्छा बताओ, हम अगर एक बिस्किट के डिब्बे को खुला छोड़ देंगे विंटर में और समर में, तो क्या हो जाता है? नरम हो जाता है ना, डैम्प हो जाता है। कब जल्दी नरम हो जाएगा, समर में कि विंटर में? कब? एक डिब्बा बिस्किट रात को खुला छोड़ दिया, सुबह उठ के देखा नरम हो गया है। कब? विंटर में कि समर में? समर में। समर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है कि विंटर में? विंटर में। समर में होता है भाई। लड़कियां लगाते हैं ना मॉइस्चराइजर, कब लगाते हो तुम लोग? समर में कि विंटर में? क्योंकि मॉइस्चर ऐसे ही कम रहता है तो आर्टिफिशियल मॉइस्चराइजर थोड़ा लगाते हैं नरम नरम गरम गरम रहने के लिए, है कि नहीं? जबकि समर में तो इतना मॉइस्चर है कि तो खुद ही निकलता रहता है मॉइस्चर, आपसे लेके कोई दूसरा लगाए, है कि नहीं? तो समर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी अगर है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या होगा? डेंसिटी लो होगा। डेंसिटी लो होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगा। तो 2 रीजन क्या हुआ? पहला रीजन हुआ टेम्परेचर इज मोर, दूसरा रीजन क्या हुआ? ह्यूमिडिटी इज मोर। समझ में आया? ये समर में लैम्डा ज्यादा होता है। लैम्डा तो एटॉमिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डायटोमिक की मोनोएटॉमिक में। समर में क्या होता है कि जो लैम्डा है वो थोड़ा गर्म होके फैल जाता है तो बड़ा हो जाता है। ऐसा है क्या? समर में लैम्डा ज्यादा होता है, फैल जाता है। या ओहो, ये तो वीडियो में भी आ गया। ज्यादा बार पूछोगे ऐसी चीज तो घुमा देंगे तुम्हारी तरफ कैमरा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते। Let us see one more interesting article today that is called echo। ठीक है? मैं क्यों बता रहा हूं? ये चैप्टर तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको स्कूल एग्जाम में अच्छा होगा, वो मेरा एकदम मकसद नहीं है। क्योंकि स्कूल वाले इस चैप्टर के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन में बता दूंगा वही पूछेंगे। ठीक है? व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या ऑर्गन टाइप, एक क्वेश्चन को सारा स्कूल में पूछें। ठीक है? तुम्हारा चैप्टर ही नहीं आएगा। मैं तो पहले भी बताया था चैप्टर का नाम क्या है बताओ। ये टीचर, ये स्टूडेंट, और चैप्टर क्या है?
वेव। तो ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बड़ा जरूरत की चैप्टर है। और ये नहीं समझोगे तो फिर आपको तकलीफ करेगा कब बताओ? क्लास 12 में जब हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, वी नो दैट करके टीचर स्टार्ट करेगा। जो नहीं बताया था कभी, जो उसको कभी नहीं मालूम था, वो भी लिख देगा कि ऐसे ऐसे होता है, आपको मालूम है, खत्म कहानी, और आगे बढ़ो। नहीं, ये होता है, बड़ा खतरनाक। इको क्या होता है? तो चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? मजे लेके पढ़ोगे तो काम में आएगा। इको क्या है? देखो, जब हम कोई चीज को देखते हैं, कोई बॉडी को देखते हैं, तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है लुमिनस बॉडी, एक होता है नॉन लुमिनस बॉडी। लुमिनस बॉडी मतलब जिसका लाइट खुद ही निकलता है वहां से, और वहां से आप रोशनी आता है तो आप उसको देख पाते हो, रोशनी आपके पास पहुंचेगा तो आप देख पाओगे। नॉन लुमिनस बॉडी मतलब किसी एक लुमिनस बॉडी से लाइट उसके ऊपर गिर रहा है, वहां से रिफ्लेक्ट करके आपके पास आ रहा है, तो आप उसको देख रहे हो। जहां से भी लाइट आपके पास आएगा आप उसको देख पाओगे। आई एम एबल टू सी यू, मतलब आपसे कुछ लाइट मेरे पास आ रहा है, वो लाइट आपका खुद का है कि किसका दूसरा का चुरा के रिफ्लेक्ट करके दे रहे हो, वो मर्जी आपका है, पोजीशन आपका है। समझ में आया? अच्छा, सिमिलरली साउंड में भी मैं जब कुछ बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप मेरा डायरेक्ट साउंड को सुन रहे हो, या फिर आवाज मेरा जाता है किसी वाल के साथ टकराता है और आपके पास आता है। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना? तो ऐसा भी होता है। ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, द सेंसेशन ऑफ हियरिंग द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। इको क्या है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग द रिफ्लेक्टिंग साउंड। जैसे मिरर में क्या होता है, आप कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, या फिर रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्टेड चीज को देखते हो उसको क्या कहते हो? इमेज। एक ऑब्जेक्ट होता है, एक इमेज होता है। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड साउंड को क्या बोलते हैं? इको। समझ में आया? तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहेंगे। पहला पॉइंट नंबर 1, लाइक light sound also undergoes reflection following all rules of reflection। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोग दो चीज जानते हो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन ए कॉमन प्लेन। नहीं, दूसरा है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। और एक तीसरा चीज हिडन है जो आपको नहीं बताया जाता है। जब भी कोई वेव किसी एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है, इट अंडरगोज ए फेज डिफरेंस पाई। समझ में? फेज सडनली पाई बदल जाता है। और अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है तो फेज में कोई बदलाव नहीं होता है। समझ में? फिर ऐसे फेज डिफरेंस, ऐसे फेज एडवांस। कोई डेंसर मीडियम से जब कोई वेव रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा, इट विल अंडरगो ए फेज एडवांस। अरे मान लो कि कोई चीज ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, अब यहां पर जब है उसका जो फेज है, यहां पर जब है वो इधर जा रहा है, फेज डिफरेंस पाई है कि नहीं? मान लो ये यहां पे आके टकरा गया तो तुरंत फेज बदल गया कि नहीं उल्टे डायरेक्शन में? नहीं, अगर वेव आया पहुंचा, जैसे स्ट्राइक किया इमीडिएटली डायरेक्शन बदल गया, ऐसे जाने वाला था ऐसे चला गया, तो फेज एडवांस हो गया कि नहीं पाई? दैट इज व्हाट। अगर डेंसर मीडियम से होगा तो सिंपल सा चीज है, लेकिन बुक में नहीं देता है। IIT JEE वाले पूछते हैं, लेकिन हर कोई अभी हल्का हो चुके हैं, हम इस चीज को आपको नहीं बताया। क्या नहीं बताया? कि whenever a wave reflects from a denser medium, it undergoes a phase difference pi। बताया मैं? नहीं बताया, उसको भूल जाओ, खाली बताने के लिए। तो like light, sound also undergoes reflection following all rules of reflection। The sensation of hearing of reflected sound is called an echo। जैसे कोई रिफ्लेक्टेड मिरर से रिफ्लेक्ट करके रे आ रहे हैं और आपके पास पहुंचते हैं तो आपको जो दिखता है उसको कहते हैं इमेज। नहीं, प्रतिबिंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशब्द। हिंदी में तो दो, एक है प्रतिबिंब मतलब, एक बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, उसका सिमिलर बिंब बन गया, शब्द मतलब सिमिलर साउंड आ गया, तो इसको कहते हैं प्रतिशब्द या फिर इको। समझ में आया? तीसरा हुआ परसिस्टेंस ऑफ
human ear is 0.1 सेकेंड। क्या मतलब है? हमारा परसिस्टेंस है 0.1 सेकेंड का। हम सुनने की ताकत रखते हैं, समझने की ताकत रखते हैं। अगर हमारे पास दो साउंड वेव पहुंचते हैं विथ ए टाइम गैप एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, दो साउंड के बीच में अगर गैप होगा 0.1 सेकेंड, तो हम दोनों साउंड को सुन भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। लेकिन उससे कम गैप रख के कोई वर्ड अगर आएगा तो हमको सुन तो पाएंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ। जैसे समझ में आ रहा है, मैं पूछता हूँ कि कभी इंक्रीज या डिक्रीज, तुम लोग सारे एक साथ अगर बोल देते हो, मुझे पता चलता है क्या तुम इंक्रीज बोले या डिक्रीज बोले? पता नहीं चलता। उसी के फायदे कुछ लोग लेते हैं, खाली क्रीज बोल के बैठे रहते हैं, सर को जो समझना है समझ ले, है कि नहीं? लेकिन अकेले में जब बोलते हो क्रीज बोलोगे तो पकड़ में आ जाएगा, बोलना पड़ेगा डिक्रीज है कि इंक्रीज है बोलो। क्यों अंकित? हाँ अंकित चला के। तो वैसे क्यों ऐसे होता है? क्योंकि व्हेन ए नंबर ऑफ साउंड वेव्स रीच मी विथ ए टाइम गैप लेस देन 0.1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड ए नॉइज। नॉइज क्या है? नंबर ऑफ साउंड वेव्स रीचिंग मी विथ ए टाइम गैप लेस देन 0.1 सेकेंड। मैं अगर आम बोलूंगा तो आपको आम तब सुनाई देगा जब आ और मौ के बीच में मैं कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप लेता हूं। व्हाट ओ क्लॉक इट इज, हम कभी पढ़ते थे पुराने, हमारे समय में स्कूल में आता था। कोई गया था, कोई ऑथर था, ऑथर का नाम भूल गया, वो कहीं फॉरेन कंट्री में गया था, तो कोई उसको पूछा क्लॉक, और लिटरली ही कुड स्पेल। वो मेरे को जो बोला मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया। कैसे सुनाई दिया बताओ? उसको सुनाई दिया ऐसा। बोले ये क्या होता है? डिक्शनरी में ढूंढा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लॉक्स्ट क्लॉक्स्ट सब पूछ रहे हैं, कोई पूछ देता तो ऐसा कोई और तो है नहीं। बाद में थोड़ा स्लो मोशन करके पता चला ही इज आस्किंग व्हाट ओ क्लॉक इट इज। समझ में आ रहा है? फॉरेनर्स काफी स्पीड में इंग्लिश बोलते हैं, उनका इंग्लिश वही समझ लेते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। तो उसको सुनाई दिया क्लॉक्स्ट, और वो पूछ रहा था व्हाट ओ क्लॉक इट इज। इतना फास्ट पूछ दिया कि उसको सुनाई दिया क्लॉक्स्ट। हमारे कोर्स में था ये सब चीज, जब क्लास 7-8 में थे, तब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, नहीं? तो अगर बहुत जल्दी जल्दी हम कोई वर्ड क्रिएट करते हैं, आप उसको सुन नहीं पाते हो। कुछ लोग जो काफी फास्ट बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है कि नहीं? तो हमारा परसिस्टेंस कितना हो गया? 0.1 सेकेंड। इसका मतलब इफ टू साउंड वेव्स reach a person with time gap less than 0.1 second, then they cannot be डिस्टिंग्विश्ड। उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब हम जानना चाहते हैं कि कोई आदमी अपना साउंड का इको कब सुन पाएगा। मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूं, अब मेरा साउंड वेव जा रहा है तो रिफ्लेक्ट करके तो आ रहा होगा, लेकिन मेरी अपनी आवाज का इको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? क्योंकि मेरे साउंड वेव जा रहा है, पक्का रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, लेकिन साउंड इतना स्पीड में भागता है कि वो वाल में जाके वापस आने के लिए जो समय लेता है वो 0.1 सेकंड से कम है। मेरा अपना आवाज मेरे कान में गूंज रहा था, वो बंद ही नहीं हुआ था, दूसरा आ गया, उसी के अंदर पार हो गया। नहीं, जैसे हम उसको कुछ पूछे, युवराज को कुछ बताओ क्या हुआ, वो जो बोल रहा था अंकित चिल्ला के कुछ बोल दिया तो इसी के साउंड के नीचे वो दब गया। क्या बोला, फिर से बोल, बोलते ही नहीं बोलते, तू चुप रहा, ऐसे बोलते ही नहीं बोलते, क्योंकि दो साउंड एक साथ आ जाते, सुनाई नहीं देता, सुनाई तो देता है, समझ में नहीं आता है। तो मैं अपनी आवाज साउंड क्रिएट कर रहा था, वो साउंड गया, रिफ्लेक्ट करके वापस आया और मेरे पास पहुंचा तब, ऐसा समय में, जबकि मेरा अपना साउंड तब तक मेरे कान में गूंज रहे थे, तो मैं सुन नहीं पाया। तो कब सुनाई देगा? मेरी बोलने की कम से कम 0.1 सेकेंड के बाद वापस आएगा तो मैं सुन पाऊंगा अपना इको, नहीं? तो लेट्स डी इज मिनिमम डिस्टेंस of a reflecting object such that source can hear the echo
souls can hear the echo. सोचो कि ये हो गया वॉल, आप यहाँ पर खड़े होके आवाज क्रिएट कर रहे हो, आपका आवाज जा रहा है, टकराया और वापस आया, और आप अपना साउंड का इको सुन पाओगे। अगर साउंड को जाके आने के लिए टाइम लगेगा कम से कम 0.1 सेकंड, तो ये बहुत नजदीक होगा तो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, आप सुन नहीं पाओगे। तो कम से कम ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। 17 मीटर। ये देखो देखो, तो ये मान लो कि हो गया डिस्टेंस डी, ये हम निकालना चाहते हैं। तो साउंड को जाके आने के लिए कितना समय लगेगा, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड है v, तो v में जाएगा, v में आएगा, जाने के लिए लगेगा d बाई v, आने के लिए लगेगा d बाई v। 2d बाई v मस्ट बी इक्वल टू कितना, 0.1, क्योंकि मिनिमम की बात कर रहे हैं, और 2d बाई v का वैल्यू क्या होना चाहिए प्रैक्टिकली, मोर देन 0.1। वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस, तो 0.1 ले लिए। और वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम लोग 330 मीटर पर सेकंड लेंगे, तो d का वैल्यू कितना आया, 16.5 मीटर। तो कम से कम 16.5 मीटर होगा तो मेरी साउंड की आवाज मुझे सुनाई देगा, इको मुझे सुनाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इतना सिंपल तो है। ये बात अपनी आवाज की इको मुझे तब सुनाई देगा जब रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट मेरे से 16.5 मीटर में होगा। वो डिपेंड करता है, मैं 330 लिया, आपको 300 दिया होगा तो 15 आएगा, 340 दिया होगा तो 17 आएगा। वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज, क्योंकि टेम्परेचर तो बदल ही रहा है कि नहीं। अच्छा, चलिए देखते हैं आपको कितना समझ में आया। सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, और चलो मानते हैं कि यहां से करीब 25 मीटर दूरी पे, फंडामेंटल रीजनिंग क्वेश्चन है, एक वॉल रखा है ऐसे, इफ यू क्रिएट ए साउंड कैन यू हियर द इको, यस और नो। यहां से 25 मीटर दूरी पे एक वॉल ऐसे टेढ़ा वाला रखा है, आपने यहाँ पर साउंड क्रिएट किया, क्या आपको अपना इको सुनाई देगा? 25 मीटर है भाई, 16.5 से ज्यादा है, इको सुनाई देगा कि नहीं देगा? देना चाहिए। लेकिन इको क्या था? रिफ्लेक्टेड साउंड, एंड साउंड अंडरगोज रिफ्लेक्शन रूल्स। मतलब आपसे अगर कोई साउंड ऐसे आएगा मेरे भाई, तो क्या ये ऐसे वापस आएगा? नहीं। ड्रॉ ए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तो भागेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या साउंड रिफ्लेक्ट करके आपके पास वापस आएगा? नहीं आएगा। ही कैन नॉट हियर द इको। ये मत सोच लेंगे हाँ तो यहाँ से इतने दूर पे रहेंगे तो सुन लेंगे, नहीं नहीं, रिफ्लेक्टेड साउंड आपके पास आना जरूरी है, ओबेइंग ऑल रूल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सही कि नहीं? अच्छा, तो ही कैन नॉट हियर द इको, ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये क्या था हमारा पॉइंट नंबर 4। नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 5। अब मैं कोई एक वर्ड बोलता हूं तो आपको उस वर्ड क्लियरली सुनाई देता है। कब? जब वो वर्ड को बोलते वक्त मैं कुछ साउंड बना रहा हूं, है ना, मैं कुछ साउंड बना रहा हूं और वो सारे साउंड के बीच में मैं कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप ले रहा हूं, है ना। सपोज मैं बोलूंगा कटप्पा, और कटप्पा बोलूंगा तो आपको कटप्पा सुनाई देना चाहिए। कब? जब क और ट के बीच में मैं कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप लूंगा, ट और पा के बीच में मैं 0.1 सेकेंड का गैप लूंगा, और फिर आपको तीनों चीज सुनाई देंगे, है कि नहीं। तो कटप्पा बोलते वक्त मैं कितना तो साउंड बना रहा हूं? 3 साउंड। कटप्पा नहीं, 3 साउंड, 3 साउंड बना रहा हूं। अच्छा, ये 3 साउंड में बना रहा हूं, इसको क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। सो कटप्पा द वर्ड हैज गॉट 3 सिलेबल्स। यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है? सिलेबल्स, है ना। तो कटप्पा जो वर्ड है इट हैज गॉट 3 सिलेबल्स, क्योंकि 3 तो साउंड आता है, ऐसा होता है स्पेलिंग, सिलेबल्स। द वर्ड कटप्पा हैज गॉट 3 सिलेबल्स। मैं कटप्पा बोलूंगा तो आपको कटप्पा सुनाई देगा। कब? मुझे कटप्पा बोलने के लिए कम से कम कितना समय लेना चाहिए?
0.2 सेकेंड्स। कोई 3 सिलेबल वाला वर्ड को आप मैं बोलूंगा तो आप क्लियरली सुन पाओगे। जब मैं समय लेता हूं बोलने के लिए कितना 0.2 सेकेंड, और आप बोलोगे बाहुबली तो फिर आपको कितना समय लेना चाहिए 0.3 सेकेंड, क्योंकि मैं 4 साउंड बना रहा हूं वहां पे, बाहुबली है ना, 4 साउंड है, तो मुझे कम से कम कितना टाइम लेना चाहिए 0.4 टू utter a word and clearly hear it of n syllables। सपोज ये वर्ड है n सिलेबल का, तो उसको कितना समय लगना चाहिए बोलने के लिए n in -1 इंटू 0.1। समझ में आ रहा है क्या? क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्या लिखेंगे? लिखेंगे यूनिट ऑफ pronunciation is called syllables। To utter a word of n syllables clearly, one must take minimum time of, ये सारे एंट्रांस रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, टाइम ऑफ n-1 इंटू 0.1 सेकेंड। समझ में आया क्या? कोई अगर इतना समय लेके बोलेगा तो वर्ड आप क्लियरली सुन पाओगे, कम से कम। इससे ज्यादा समय लगेगा तो चलेगा, है ना? तो इतना समय लेना जरूरी है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट सायरन्स, जो सायरन या फिर गाड़ी के हॉर्न जो बजते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बजर्स होते हैं, वो बात अलग है। जो दूसरे मैकेनिकल अरेंजमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैटिक अरेंजमेंट्स होते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है कि यहाँ पर ऐसा होता है एक मेटल प्लेट, और इस मेटल प्लेट के नीचे लगा रहता है एक स्प्रिंग, है ना, और ये स्प्रिंग को यहाँ पर दबाए रखते हैं, और मान लो कि ये ऐसा होता है, और यहाँ पर क्या होता है बताओ, एक वाइंडिंग होता है, दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया क्या? अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें हम क्या करते हैं, वी अप्लाई सम वोल्टेज। जैसे करंट इसमें फ्लो करेगा, एक मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसको खींचेगा तो यहाँ पर ये आके आके इसको मारेगा, ठक 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 मारेगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर जो वोल्टेज लगा रहा हूं वो ऐसा टाइप का है, जब करंट जीरो है तब ये खींचेगा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोई एनर्जी नहीं है, स्प्रिंग वापस ले लेगा। फिर करंट ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तगड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया, खींच लेगा इसको, खट खट, मतलब 1 सेकेंड में कितने बार करेगा? 2 बार करेगा कि नहीं करेगा? सपोज मैंने एसी लगाया, एसी होता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। 50 हर्ट्ज मतलब एक साइकिल में होता है 0.02 सेकेंड। 0.02 सेकेंड में हुआ तो एक साइकिल में 0.02 सेकेंड हुआ, तो 0.02 सेकेंड में कितने बार बजाइए? 2 बार। तो एक बार बजने के और दूसरी बार बजने के बीच में गैप कितना है? 0.01 सेकेंड। लेकिन दो साउंड के बीच में अगर टाइम गैप होगा 0.1 सेकेंड तो हम दोनों को क्लियरली सुन पाएंगे। ये 0.01, हमको 2 साउंड लगेगा क्या? लगेगा एक ही साउंड है। तो जब हॉर्न बजाते हैं हमको पै नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है? वो बहुत बार बज रहा है, और इतनी बार बज रहा है कि हम 2 साउंड के बीच में कोई गैप सुन नहीं पाते। समझ में आ रहा है ना? तो लगता है कि एक साउंड बन गया। अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी का एसी लगाऊं, सपोज बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का एसी लगाऊं, 50 हॉर्स की जगह अगर मैं इसको लगाऊंगा कुछ समथिंग लाइक 2 हॉर्स एसी, तो 1 सेकेंड में कितने बार बजेगा? 2 बार। 1 सेकेंड में हम कितने साउंड सुन सकते हैं? 0.1 सेकेंड की गैप के हिसाब से 10 साउंड सुन सकते हैं। 2 साउंड तो सुन ही सकते हैं। तो हमको ये बेल जैसे नहीं लगेगा, क्या लगेगा? खट 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 खट, क्योंकि हर खटखट को हम सुन पा रहे हैं। लेकिन जब वो हाई फ्रीक्वेंसी में होता है तब वो दूसरे अलग एक दूसरे से हम डिस्क्रिमिनेट कर नहीं पाते हैं, और लगता है कि सारा साउंड एक साथ बन गया। समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके इसका साउंड को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल्स और जो फैक्ट्री वगैरह में जो सायरन्स होते हैं,
थोड़ा बहुत बता देते हैं क्योंकि रीजनिंग वगैरह में भी लगता है। वो सायरन में होता क्या है, ऐसा एक डिस्क रहता है, वो डिस्क में ढेर सारे ऐसे होल्स रहते हैं, इक्वल स्पेस्ड होल्स रहते हैं। ये एक डिस्क है और ये डिस्क को पूरा कवर करके रखते हैं ऐसे, ये पूरा ढक्कन के अंदर है। और ये जो डिस्क है इसको घुमाते हैं, तो जैसे ये घूमता है तो क्या हुआ कि ये जब ये होल आया खुले में, बाकी सब तो कवर में है, ये जब खुले में है उसके अंदर से हवा चले जाता है। जैसे कोई पेन का क्या आपको आप फूक मारते हो तो बजता है ना, जैसे घुमाओगे तो थोड़ा सा बजेगा ही नहीं बजेगा। तो यहाँ पर होल है, तो जब ये खुले में आता है ये करके एक आवाज करता है, जो भी एक किस्म का साउंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द नोजल कैसे बनाया गया है। इसका एक तरफ ज्यादा चौड़ा रहता है, दूसरी तरफ कम चौड़ा रहता है, तो ये साउंड निकलता है उसमें से, समझ में। फिर ये घूम के इधर आ गया, ये गया, तो ये एक बार बजेगा, ये गया एक बार बजेगा। अब इस फिगर में देखो 1 2 3 4 5 6 6 होल बनाया हूं मैं। एक बार घूमेगा तो कितना तो साउंड आएगा, 6। एक बार घूमेगा तो 6 साउंड आएगा। और सपोज ये घूम रहा है इट सपोज 20 आरपीएम, और से मान लेते हैं कि इसको घुमा रहे 60 आरपीएम। एक मिनट में 60 बार घूम रहा है, मतलब धीरे धीरे घूम रहा है। एक मिनट में कितने बार, एक सेकंड में कितने बार, एक सेकंड में एक बार घूम रहा है, तो एक सेकंड में कितना तो साउंड निकलेगा, 6 साउंड। और आप सारे 6 साउंड को सुन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका परसिस्टेंस है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड की गैप में आप साउंड सुन सकते हो, तो एक सेकंड में आप मैक्सिमम कितने तो साउंड क्लियरली सुन सकते हो, 10, तो 6 आ रहा है। लेकिन 60 के जगह जब 120 कर देंगे तो क्या हो गया, एक सेकंड में कितना तो साउंड बना, 12 ठो। आपको अलग अलग साउंड नहीं लगेगा, पहले लग रहा था कौं 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 करके बज रहा है, अभी लग रहा है कौं, क्योंकि कंटिन्यूअसली लग रहा है, क्योंकि 12 साउंड हो गया। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो ये साउंड एक कंटिन्यूअस साउंड जैसे लगता है, जबकि वो कंटिन्यूअस होता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो मैं लगे हाथ इसके साथ साथ एक चीज बताना चाहता हूं, अगर ऐसा कोई एक सायरन है, कभी पुराना, बहुत पुराना, किसी एक एंट्रेंस में कहीं इसको मिले थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ऐसा एक सायरन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितना, कि अगर n आरपीएम में घूम रहा है तो इट इज n इंटू n/60। n क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स, नंबर n क्या हो गया, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी हो गया सायरन का n इंटू n/60। अगर एक सेकंड में n, एक मिनट में n रिवोल्यूशन कर रहा है, पर सेकंड में n/60 रिवोल्यूशन कर रहा है, एक रिवोल्यूशन में n तो साउंड निकाल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड स्मॉल n कैपिटल n/60। समझ में आया? चलो थोड़ा सा हम लोग बाहर निकल गए, जब ये बता रहा था तो इसमें आ गया ना। पॉइंट नंबर 6, कभी ये एक्सपीरियंस भी आपके पास होगा कि बाथरूम में गाना गाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि बाथरूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, खुला होता है नहीं, और आप जब कोई साउंड क्रिएट करते हो वो इको तो करता है, लेकिन मान लो आपसे कोई साउंड गया इधर, वो 0.1 सेकेंड बाद आपके पास पहुंचा, लेकिन उससे कम समय में पहुंच गया, क्योंकि बाथरूम काफी बड़ा तो होता नहीं है, तो आया वापस, आप तो सुन नहीं पाई, हो गया, बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कर रहा है, बार बार आपसे गुजर रहा है, तो एक हमिंग साउंड आता है, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इको और रिवर्बरेशन। एक हमिंग साउंड आता है बाथरूम में, खुले में वो हमिंग साउंड नहीं आता। ये रूम में क्यों नहीं आ रहा? इतने सारा रेक है, फैन है, तुम लोग बैठो, जो साउंड जाता है कभी उसके साथ टकराता है, कभी इसके साथ टकराता है, 2-4 लोगों के साथ टकराने के बाद चिड़ के भाग जाता है, वापस ही नहीं आता। क्या इतने लोगों के साथ टकराना? जबकि उसमें क्या होता है, खुला रहता है तो बार बार रिवर्बरेशन होता है, उसको कहते हैं रिवर्बरेशन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अभी दूसरा चीज ये हुआ कि अगर मैं बोलता हूं कमला और किसी एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट से काफी दूर होते हुए बोलता हूं, तो क्या मान लो कि रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां से 20 मीटर दूरी पे खड़ा हूं और मैं बोला कमला, तो मुझे क्या कमला का इको सुनाई देगा? सोचना है। आप अगर जोर से बोलोगे कमला तो देखोगे आपको क्या सुनाई दे रहा है, ला। क्यों? आपका क गया, ये जो क आपने बोला, ये क तो गया और जाके वापस आया। जब वापस आया तब आप चुप कहां थे? आप तो बोल रहे थे मौ। ये क्या हो गया? क क्या बोल रहे थे? मौ। मौ के साथ क मर्ज कर गया नहीं, फिर आप क का इको को सुन नहीं पाए। मौ गया, जब वापस आया तब क्या बोल रहे थे? ला।
तो मौ को भी सुन नहीं पाए। ला गया, जब वापस आया तो तुम चुप थे तो सुन पाए ला, क्योंकि डिस्टेंस 20 मीटर है। तो कमला चिल्लाया तो कमला के बदले हमें इको में क्या सुनाई दिया? ला। तो कमला की इको में मुझे कमला सुनना है, तो कम से कम ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? लेट अस सी, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि कमला की इको में हमें कमला सुनाई देगा? ठीक है। अब कमला का इको में कमला हमें सुनाई तब देगा जब क का साउंड जाएगा, टकराएगा और वापस कब आएगा? ला बोलने की 0.1 सेकेंड के बाद। नहीं, तो इसका मतलब क को जाके वापस आने के लिए कितना समय लगा? ये 0.1, ये 0.1, ये 0.1, 0.3 सेकेंड लगा। क को जाके वापस आने के लिए अगर 0.3 सेकेंड लगा तो हम कहेंगे कमला का इको में हमें कमला ही सुनाई देगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यू कैन मेक दिस एक्सपेरिमेंट। किसी पहाड़ के पास जाओ, दूर में खड़े रहो, कमला बोलो, देखो इको सुनाई दे रहा है नहीं? थोड़ा चेक कर लेना, अगल बगल में कोई कमला होगा तो इको भी आएगा, कमला आएगा, उसके पापा भी आएगा, है ना? क्या तो इसमें अभी कमला बोला तो पूरा कमला सुनाई तब देगा जब ये टाइम कितना है? 0.1, 0.1, 0.1, 0.3 सेकेंड नहीं? अच्छा, तो फिर ये साउंड को जाके आने के लिए कितना समय लगा? 0.3 सेकेंड। कितना समय लगता है? 2d/v। अगर 2d/v 0.3 सेकेंड से ज्यादा हुआ तो मुझे कमला का इको में कमला सुनाई देगा, है कि नहीं? तो कमला एक वर्ड था जिसमें कितने सिलेबल थे? 3 सिलेबल वाला कोई वर्ड का कंप्लीट इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस इज गिवन बाय 2d/v = 0.3। अगर 4 सिलेबल होता तो 0.4 नहीं? तो क्या लिखेंगे? दी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट to hear the complete echo of a word of n syllables is given by 2d/v greater than equal to n into 0.1। कितना सिलेबल है? n सिलेबल है, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखेंगे? मिनिमम डिस्टेंस की बात है तो इक्वल टू लिखेंगे। समझ में आ रहा है? आप बाहुबली बोलोगे, उसका इको में आपको बाहुबली पूरा सुनाई देगा, तो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट कम से कम कितने दूर में होना जरूरी है? तो यू कैन फाइंड आउट दिस वे। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे बढ़िया। तो इको के बारे में इतने सारी चीज हम लोग अभी देखे। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखना है, और ये न्यूमेरिकल्स जस्ट स्पीड एंड डिस्टेंस जैसे न्यूमेरिकल्स है, काफी सिंपल है। चलिए देखते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं। ये ए और बी दो आदमी हैं और दोनों किसी एक वॉल से डी डिस्टेंस में खड़े हैं। ये भी डी डिस्टेंस में तो वो भी डी डिस्टेंस में है ना? क्या दिया है इन फिगर शोन? ए blows a horn and B hears two sounds after 1 second and 1.5 second. Find D. D क्या है? फिगर में दिखाया गया है, यही है D। The distance of each person from the wall is D.
दोनों वॉल से डी डिस्टेंस में खड़े हैं, ये वॉल से डी डिस्टेंस में खड़े हैं। तो ए ने हॉर्न बजाया तो बी को 2 बार सुनाई दिया। क्यों? क्या बी के कान बज रहे थे? नहीं, 2 साउंड उसके पास पहुंचा होगा। 2 साउंड कैसे पहुंचा बताओ? एक तो सीधे ए से आ गया होगा और दूसरा वॉल पे टकरा के वापस आया होगा, है कि नहीं? क्या दिया है? गिवन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। बस कैलकुलेशन शेक में इसे दिया। समझ में आया? बताना आपको ये है, बताना ये है कि क्या होगा वैल्यू ऑफ डी। अच्छा बताओ, बी 2 ठो साउंड क्यों सुनता है? एक तो सुनता है डायरेक्ट साउंड, दूसरा सुनता है रिफ्लेक्टेड साउंड। कौन सा साउंड को पहले सुनेगा, डायरेक्ट साउंड को कि रिफ्लेक्टेड साउंड को? डायरेक्ट साउंड सीधा ऐसे आया होगा, रिफ्लेक्टेड ऐसे जाके ऐसे आया होगा, है कि नहीं? तो डायरेक्ट साउंड को पहले सुना होगा। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज ए बी? ए बी इज डिस्टेंस मूव्ड बाय डायरेक्ट साउंड इन 1 सेकेंड। कितना है ये? कितना दूरी है भाई? ये कितना दूर है? साउंड का वेलोसिटी दिया है 300 और 1 सेकेंड में सुनाई दिया तो 300 इंटू 1 300 मीटर, है कि नहीं? पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड, सो दिस डिस्टेंस ए एंड बी इज 300 मीटर्स। अच्छा दूसरा साउंड कैसे आया होगा? दूसरा साउंड ऐसे आया होगा, रिफ्लेक्ट करके यहां से फिर ऐसे आया होगा। ओबेइंग ऑल रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करके आएगा का मतलब हुआ कि इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ। और ये पूरा ऐसे जाके ऐसे आने के लिए कितना समय लगा? 1.5 सेकेंड दिया ना, 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड लगा। चलो इस पॉइंट को सी कहते हैं। एसीबी कितना है? 1.5 सेकेंड में साउंड जो डिस्टेंस जाता है कितना है वो? 450 मीटर। एसीबी 450 मीटर होगा। समझ में आया क्या? तो क्या कोई बता सकता है एसी कितना है? ये प्लस ये, क्योंकि दोनों लेंथ बराबर है, ये 450 हुआ तो ये हो गया 225, हुआ कि नहीं हुआ? तो पता चल गया कि ये है 225 मीटर और हमें ये पता करना है, जबकि ये पूरा है कितना? 300 मीटर, तो ये कितना है? 150 मीटर। क्या आप डी नहीं निकाल सकते? सो आप कहोगे डी इज 225 मीटर का स्क्वायर माइनस 150 मीटर का स्क्वायर होल रूट ओवर। हम नहीं कहेंगे क्योंकि मेरा ब्रेन ड्राई है। क्या बोला? महंगा है। हाँ महंगा है तो ऐसे बोला है, कीमती है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय ब्रेन। तो आप लोग कैलकुलेट कर दोगे नहीं कर लोगे, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। A man is standing between two hills. A man is standing between two hills. ठीक है, यहाँ पर एक हिल है और ये दूसरा हिल है। ये आदमी कहाँ खड़ा है? बीच में दोनों का खड़ा है। और ये डिस्टेंस कितना दिया है? दिया है कि ये डिस्टेंस दिया है से समथिंग लाइक, मालूम नहीं, ये दोनों के बीच में खड़ा है। When he blows a horn, he hears two echoes. After 1 second and 1.5 second, find distance between hills. समझ में आ रहा है? To find the distance between the hills. Velocity of sound दिया गया है, say it is 300 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ठीक। सपोज ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है y, तो डिस्टेंस बिटवीन हिल्स तो निकल जाएगा ना।
x प्लस वाई। x कैसे पता करेंगे? ये जो साउंड किया उसको दो एक को सुनाई दिया, एक इधर से रिफ्लेक्ट करके आया, एक इधर से रिफ्लेक्ट करके आया, मतलब साउंड को इधर से रिफ्लेक्ट करके आने के लिए कितना समय लगा होगा? 1 सेकेंड, इधर से 1.5 सेकेंड, है कि नहीं? इधर से रिफ्लेक्ट करके आने के लिए साउंड को कितना दूर जाना पड़ेगा? जाने के लिए x, आने के लिए x। 2x by v is 1 second and 2y by v is 1.5 सेकेंड, है कि नहीं? सो क्या कहेंगे? Here 2x by v is 1 second, 2y by v is 1.5 सेकेंड। तो क्या यहाँ से v का वैल्यू दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड, तो हमको मिल गया x is equal to 150 मीटर and y is equal to 450 by 2 is 225 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द हिल्स कितना हो जाएगा? 150 प्लस 225 is 375 मीटर। बात समझ में आया? सर वो मतलब ऐसे भी तो कर सकते हैं 2x plus y by v is equals to 1। तो कैसे किए? फंडामेंटल तो वही है ना? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सो हियर इज ए वॉल, हियर इज ए मैन, और ये जो आदमी है ये कार में जा रहा है। चलो बनाते हैं, ये कार है, ये है कार। ये कार वाले जा रहा है कुछ स्पीड में, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा स्पीड में जा रहा है। और दिया है कि ये कार में जब जा रहा था हॉर्न बजाया। हियर इज ए वॉल, ठीक है। द ड्राइवर blows a horn and hears echo after 2 seconds. Find D. क्या? Distance of wall from car. Distance of wall from the car. क्या दिया है? Given velocity of sound is 300 मीटर पर सेकेंड। देखो ड्राइवर 50 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था, हॉर्न बजाया, 2 सेकेंड के बाद इको सुना। तो बताओ ये डी कितना है? अब देखो ये जो ड्राइवर जब साउंड बनाया, साउंड तो चारों तरफ गया होगा, इधर भी गया होगा, इधर भी गया होगा, इधर भी गया होगा। इधर जो साउंड गया, क्या वो इको बन के इसके पास वापस आएगा? वो तो इधर भाग जाएगा। और जो साउंड इधर गया, वो इधर तो गया, लौट के आया, तब तक ये खुद ही भाग गया था। तो कौन सा साउंड को सुन पाएगा रिफ्लेक्शन में? जो साउंड ऐसे जाएगा और ऐसे वापस उसके पास आएगा। 2 सेकेंड में अगर ये आदमी यहां से यहां पर गया है, तो जो साउंड वेव ऐसे जाके ऐसे आया होगा उसी को वो सुन पाएगा, है कि नहीं? अब 2 सेकेंड में ये आदमी खुद कितना गया होगा? ये गया होगा 100 मीटर, क्योंकि उसका स्पीड था 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, साउंड को ऐसे जाने के आने के लिए कितना समय लगा? 2 सेकेंड। साउंड को ऐसे जाके टकरा के आने के लिए लगा 2 सेकेंड, तभी तो सुन पाया हो। मतलब साउंड को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा होगा? 1 सेकेंड, बिकॉज इट ओबेज ऑल रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल बराबर है, तो ये लेंथ भी बराबर है। नहीं, साउंड को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा होगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मतलब साउंड कितना दूर गया होगा? ये 300 मीटर। क्या ये जो पता चल गया कि ये जो है 100 मीटर और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया 50 मीटर। क्या आप यहां से डी नहीं निकाल सकते? डिस्टेंस ऑफ द वॉल निकाल सकते हो ना? तो आपको हो गया क्या? डी इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर होल डबल। मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरा बेन कीमती है, तुम लोग निकाल लो छोटी छोटी चीज। 350 इंटू 250 कितना सिंपल है कि नहीं? अच्छा।
ये हो गया सॉल्यूशन। समय की कमी है तो मैं क्या करूं, आई वांट टू रिपीट द केस बट फॉर यू। हियर इज ए वॉल। अब वो ड्राइवर पागल है, वो वॉल की तरफ जा रहा है और जैसे नजर आया वॉल, उसने हॉर्न बजाने लगा, वॉल को देख के हॉर्न बजाने लगा। ये डिस्टेंस क्या है, डी। डी डिस्टेंस से उसको ये वॉल नजर आ गया। हुआ यूं है कि ये ड्राइवर जब वॉल को देख के हॉर्न बजाया, लेकिन पागल सा ड्राइवर है, चलाते जा रहा है और हॉर्न बजाते जा रहा है। पूछा है कि डी का वैल्यू कम से कम क्या होना चाहिए कि वो आदमी को अपना हॉर्न का इको सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? फाइंड गिवन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 meters. Find 300 मीटर पर सेकंड। सॉरी, हाँ वो तुमको समझ में आता है बोल के मैं छोड़ देता हूँ, तुम भी तंग करते हो। फाइंड मिनिमम डी फॉर विच द ड्राइवर कैन हियर द इको ऑफ his car's sound। हाँ, डी का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि वो आदमी को अपना आवाज का इको सुनाई देगा। इनफैक्ट इस चैप्टर के बाद एक चैप्टर आर्टिकल था डॉपलर्स इफेक्ट, ये साल सिलेबस में उसको निकाल फेंका है। डॉपलर इफेक्ट इज नॉट देयर इन योर कोर्स, लेटेस्ट एंट्रेंस में से निकाल दिया। जितने सारे इंटरेस्टिंग और अच्छे चीजें धीरे धीरे निकाल रहे हैं, है ना। कुछ दिन के बाद देखोगे खाली न्यूटन्स लॉ पढ़ा और आप लोग उसी में भी फेल, पता चला। सिलेबस घटते गया। कभी एक नया चीज लास्ट 10-15 ईयर्स में एक नया चीज नहीं जोड़ा है। अगर हम कहेंगे कि जब मैं पढ़ाना शुरू किए फिजिक्स में जो सिलेबस था, अब जो है इट इज मोर देन 35% सिलेबस निकाल दिया गया है। 35%। क्या नहीं थे, क्या चीजें हम लोग पढ़ाते थे। बच्चे भी सोचो कितना तगड़ा होगा, सारा चीज पढ़ना है नहीं? ये हर चीज को हल्का कर दिया जा रहा है, हल्का कर दिया जा रहा है। पहले जब हम लोग +2 पढ़ रहे थे, फिजिक्स का 2 पेपर होता था, एक पेपर 1 एक पेपर 2। फर्स्ट ईयर का भी आएगा पेपर 1, सेकेंड ईयर का पेपर 2। तो लोग का सब मिला जुला के खाली सेकेंड ईयर, वो भी सेकेंड टर्म के बाद जो पढ़ा है उसको ज्यादा, फर्स्ट टर्म में जो पढ़ा है वो कम। नहीं, हल्का करते करते क्या है कि लोग बच्चों को ज्यादा प्रेशर हो जाता है। नहीं, बच्चों को ज्यादा प्रेशर हो जाता है, उसी में भी बच्चे डर जाते हैं क्या करना है। सोचो तो तब के जमाने में क्या था, जब कोई कोचिंग नहीं था, जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, ट्यूटर नहीं था, बुक्स नहीं थे मार्केट में, तब हम लोग पढ़े। बुक्स भी नहीं था, क्या किसी का नोट होगा, वो कहाँ से पढ़ा होगा, उस नोट्स का जेरस करते 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 कितना जनरेशन घुमा। वो पढ़ लिया, वो जेरस करके दूसरा ले लिया, उसी से कहाँ से नोट्स आया था भगवान जाने। ओरिजिनल ऑथर कौन है मालूम नहीं। उसमें भी पेपर 1 पेपर 2 बुक्स नहीं थे, ओनली 1 बुक। व्हेन आई वाज देयर वाज ओनली 1 बुक, ब्रिजलाल सुब्रमण्यम, बहुत अच्छा बुक है, बहुत लो स्टैंडर्ड का फिजिक्स है तब के जमाने की तरह, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था। अभी क्या हो गया है कि कंसेप्चुअली बहुत डीप में चले गए हैं और बहुत छोटा कर दिए सिलेबस। पहले जो टेलर होता था वो क्या करता था बताओ, वो आपका नाप लेता था, कपड़ा काटता था, है ना, सिलाई करता था, फिर वो इसको प्रेस भी करता था, फिर आपको बेचता था, आपसे कॉन्वर्सेशन करता था, इतना लेंगे उतना लेंगे, बातचीत भी करता था, पैसा मूलचाल करता था। अभी दुकान अच्छे वाले टेलर दुकान में जाओ तो एक बैठा रहेगा, बात करने के लिए कितना लगेगा क्या लगेगा, वो भेजेगा के पास, एक आएगा नापी लेगा, वो छोड़ देगा नहीं, और दूसरा आएगा, वो दूसरा कटिंग करेगा, तीसरा सिलाई करेगा, चौथा बैठेगा, देखो नीचे बैठ के वो काज बना रहा है, उसका काम है खाली वो बटन का काज बनाना, वही काम करना है। मतलब दे नीड एक्सपर्ट्स। तो होगा क्या, जो एक्सपर्ट है वो ही इज एक्सपर्ट नो डाउट, बट ही नोज ओनली दैट एक्सपर्टाइज, नथिंग एल्स। तुम लोगों का जो कोचिंग सेंटर्स है, वो एलन, आकाश, विकास, झकास जो भी है, उसमें जो टीचर्स है वो कौन है, दे आर एक्सपर्ट्स। ये थर्मोडायनेमिक का एक्सपर्ट है, ये मैकेनिक्स का एक्सपर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपर्ट है। इसको वो दे दो मर जाएगा, उसको ये दे दो वो मर जाएगा।
हम लोग के ज़माने में तो हम लोग सारा कुछ पढ़ाते थे A to Z, नहीं ऐसा है। दुनिया बदलते जा रहा है और आप लोग उसके साथ ताल देते हुए चल रहे हो। फिर मिलेंगे अगले क्लास, और होपफुली क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैनल में छोड़ोगे। देखते हैं, जो छोड़ेगा उसके लिए मेरे तरफ चैनल में एक ऐसा वाला हार्ट साइन मिलेगा। देखो ना, चैनल में होता ही नहीं होता ऐसे। हु टेक्स फर्स्ट हार्ट साइन लाइक दिस, टूटा हुआ हार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव, बीट्स, है ना। फिर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगला 2-3 क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि आई विल बी एबल टू फिनिश। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।